नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी का कार्यक्रम लगातार जारी है और आज हम विज्ञान के 14वें अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं जल। दोस्तों, ये कक्षा 6 का पाठ्यक्रम है और ये पाठ्यक्रम के इस सब्जेक्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं जल के बारे में। मान लीजिए किसी कारणवश आपके परिवार को एक सप्ताह तक प्रतिदिन 1 बाल्टी जल मिलता है। कल्पना कीजिए कि तब क्या होगा। क्या आप खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और स्नान करना जैसे कार्य कर पाएंगे? इनके अतिरिक्त अन्य कौन कौन से क्रियाकलाप हैं जिन्हें आप नहीं कर पाएंगे? यदि काफ़ी लंबे समय तक हमें आसानी से जल प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा? पीने के अतिरिक्त ऐसे बहुत से क्रियाकलाप हैं जिनके लिए हम जल का उपयोग करते हैं। चित्र 14.1। क्या आपको यह अनुमान है कि हम एक दिन में जल की लगभग कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं? देखिए, एक व्यक्ति यहाँ पे क्या कर रहा है, नहा रहा है, कपड़े धोआ जा रहा है, पानी भर रहे हैं। तो ये क्या है, जल की महत्ता को दर्शाता है। हम जो पानी का उपयोग करते हैं ये इसको दर्शाता है। 14.1 हम कितने जल का उपयोग करते हैं? क्रियाकलाप में जानते हैं। प्रतिदिन के उन सभी क्रियाकलापों की सूची बनाएं जिसमें आप जल का उपयोग करते हैं। सारणी 14.1 में कुछ क्रियाकलापों की सूची दी गई है। इसी प्रकार की सारणी अपनी नोटबुक में बनाइए। अब पूरे दिन में आप तथा आपके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रत्येक क्रियाकलाप में प्रयुक्त जल की मात्रा आप मापन के लिए मग, गिलास, बाल्टी या किसी अन्य बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। सारणी 14.1 किसी परिवार द्वारा एक दिन में उपयोग होने वाले जल की मात्रा का अनुमान क्या हो सकता है? क्रियाकलाप में देखते हैं। क्रियाकलाप और उपयोग हुए जल की मात्रा। पीने में कितना यूज होता है, ब्रश करने में, नहाने में, बर्तन साफ करने में, कपड़े धोने में, शौचालय में, फर्श साफ करने में या अन्य कोई। परिवार में एक दिन में उपयोग हुए जल की कुल मात्रा बताइएगा। तो ये परिवार पर डिपेंड करता है दोस्तों, किस तरीके का परिवार है आपका। यदि आपका परिवार सभी लोगों के साथ मिलकर संपूर्ण परिवार है, जिसमें आपके माता पिता, भाई बहन, मम्मी पापा या सभी लोग रहते हैं, दादा दादी, तो ये एक समृद्ध पूरा कंप्लीट परिवार होता है जिसमें परिवार जिसके हिसाब से क्या होता है, पानी की खपत ज़्यादा होती है। दूसरा, जो छोटे परिवार होते हैं जिनमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, उसमें परिवार की खपत कम होती है। इसके अलावा इनसे भी जो कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ सेपरेट अलग रहते हैं और कुछ लोग होते हैं जो मतलब सिंगल या मतलब बिना फैमिली के रहते हैं। तो हर प्रकार के परिप्रेक्ष्य में जल का जो यूटिलाइजेशन है वो डिफरेंट हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को कहा गया है कि एक बार क्रियाकलाप करके देखिए अपने परिवार पर आपके द्वारा कितना पानी प्रतिदिन में खर्च होता है। इससे आप जान पाएंगे कि जल की आपूर्ति कितनी आवश्यक होती है। अब आप ये जान गए होंगे कि प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग कितने जल का उपयोग होता है। इस जानकारी का उपयोग करके ये गणना कीजिए कि आपके परिवार की एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होती है। अब जल की इस मात्रा को अपने परिवार के सदस्यों की संख्या में विभाजित कीजिए। यह आपके परिवार के एक सदस्य की एक वर्ष की जल की आवश्यकता का ज्ञात कराएगा। पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में कितने लोग रहते हैं। अब आपको यह बोध हो जाएगा कि आपके शहर अथवा गांव के लिए एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता है। तो इससे आपको समझ में आया दोस्तों, ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसी बात है कि पहले तो आप ये पता करिए कि आपके परिवार के कितने सदस्य हैं। फिर दूसरी चीज ये कि वो जितना पानी खर्च करते हैं उतने का एक साल में कैलकुलेशन करिए। जब उसे एक साल में आप कैलकुलेशन करेंगे तो प्रति व्यक्ति इससे आप निकाल पाएंगे। मान लीजिए कि 1000 आया और 5 लोग हैं तो 5 डिवाइड बाय 1000, तो जो लीटर ऑफ वाटर है वो डिवाइड क्या तो हो गया, इक्वली 5 लोगों में डिवाइड हो गया, है ना। 10 अगर इसके अलावा जैसे पूरे गांव के लिए कहा गया तो गांव की जनगणना के अनुसार अपन को उसका डेटा पता होता है, या इवन अपन पता कर सकते हैं नगर निगम से या कहीं से जाकर। तो ये चीज आपको बताएगी कि आपके गांव का यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है, और उससे ये ज्ञात होगा कि हमें कितना पानी हमारे गांव के या हमारे जगह के लिए आवश्यक है। तो ये एक छोटा सा प्रेक्षण है जिसे करना चाहिए। बूझो जिज्ञासु है कि क्या हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समान मात्रा में जल उपलब्ध है? क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां लोगों को उचित मात्रा में जल नहीं मिलता? वे अपना काम कैसे चलाते होंगे? दोस्तों, आज के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा तो अभी पानी को लेकर चीजें सुधरती जा रही हैं, पर आज भी अगर आप पेपर पढ़ते हैं तो आपने सुना होगा कावेरी नदी का जो इशू है, जो कर्नाटक और इधर के क्षेत्र में, तमिलनाडु के क्षेत्र में, आंध्रा के क्षेत्र में जो फैला हुआ है, वो क्यों है?
सिर्फ पानी के ही कारण तो है, कुछ जो लोग अपने एरिया से जो नदी है उस पर जो डैम बना रहे हैं और इसको लेकर जो इशू बना हुआ है, तो ये छोटा मोटा इशू नहीं है। इस बात को लेकर हमने जियोग्राफी में इस पर चर्चा की है, उस शायद 7th या 6th के स्टैंडर्ड के चैप्टर में इस चीज को बहुत बेहतरता से बताया है। आप चाहें तो उस जियोग्राफी के सेक्शन को पढ़ के समझ सकते हैं। तो ये चीज जो है यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर पर बहुत बड़े इशू को जनरेट करती है। क्या आपने ऐसे भी बहुत से क्रियाकलाप की सूची बनाई है जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं? क्या आप सोचते हैं कि हमारी जल की आवश्यकता इसी प्रकार के क्रियाकलापों तक ही सीमित है? हम गेहूं, चावल, दालें, सब्जी तथा अन्य बहुत सी खाने की वस्तुओं का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ रेशे जिनका उपयोग हम कपड़ा बनाने में करते हैं पौधों से ही प्राप्त होता है। क्या इन्हें उगाने के लिए जल की आवश्यकता होती है? हमारे उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन में जल का उपयोग किया जाता है। इसलिए जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए नहीं वरन बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन में होता है। जानिए हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? अपने उपयोग के लिए जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? आप में से कुछ कहेंगे हम नदियों, तालाबों, झरनों, कुओं तथा हैंडपंप से जल प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य यह कह सकते हैं कि हम जल टोटियों से प्राप्त करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि टोटियों में जल कहाँ से आता है? टोटियों द्वारा जो जल हम प्राप्त करते हैं वह जल भी किसी झील, नदी या किसी कुएं से प्राप्त किया जाता है, जिसकी आपूर्ति हम पाइप के नेटवर्क के द्वारा करते हैं। नदियों, झीलों या कुओं का जल टोटियों में ही आता है। हम में से प्रत्येक का अपने घरों में जल प्राप्त करने का ढंग भिन्न हो सकता है। अंततः हम सबके जल का एक ही स्रोत है, जैसे तालाब, झील, नदी अथवा कुएं। हमने अपनी चर्चा में कुछ जल स्रोतों का उल्लेख किया है। इन तालाबों, नदियों, झीलों तथा कुओं को भरने के लिए जल कहाँ से आता है? बूझो चाहता है कि आप अपने जीवन में किसी ऐसे दिन की कल्पना करें जिस दिन जल की आपूर्ति टोटी द्वारा नहीं हो रही है, अतः आपको स्वयं बहुत दूर से जल लाना पड़ता है। तब क्या आप जल की उतनी ही मात्रा का उपयोग करेंगे जितनी अन्य दिनों करते हैं? पहली आपको यह बताना चाहती है कि किसी पुस्तक के एक पृष्ठ के उत्पादन के लिए लगभग 2 गिलास जल की आवश्यकता होती है। महासागरों ने पृथ्वी के अधिकतर भाग को घेर रखा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। समुद्रों और महासागरों में जल में बहुत से लवण घुले हैं, जिससे वह जल खारा होता है। इसलिए यह पीने के लिए अनुपयुक्त तथा अन्य घरेलू, कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित नहीं है। कदाचित आपने S.T. कोलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई किताब राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की ये पंक्तियां सुनी होंगी। हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। यहाँ कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुणा गाथा का उल्लेख किया है। फिर भी महासागर हमारे उपयोग के लिए जल आपूर्ति में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। क्या आपको यह आश्चर्यजनक लगता है? आखिरकार जल हम उपयोग करते हैं, वह खारा नहीं होता। हम में से बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं। क्या इन स्थानों पर जल की आपूर्ति भी महासागरों पर भी निर्भर करती है? महासागरों का जल उन तालाबों, झीलों, नदियों तथा कुओं में कैसे पहुंचता है जो हमें जल की आपूर्ति करते हैं? ऐसा क्यों है कि इन स्रोतों का जल किसी भी प्रकार से खारा नहीं होता? इसे समझने के लिए हमें जल चक्र के विषय को जानना आवश्यक है। आइए समझते हैं जल चक्र को। जल के विलुप्त होने की युक्ति। आपने कितनी बार देखा है कि फर्श पर फैला कुछ जल समय के बाद सूख जाता है? यह जल विलुप्त या प्रतीत होता है। इसी प्रकार गीले कपड़ों को सूखते समय भी जल विलुप्त हो जाता है। चित्र 14.4 में वर्षा के पश्चात गीली सड़कों, छतों तथा अन्य स्थानों से भी जल विलुप्त हो जाता है। यह जल जाता कहाँ है? क्या आपको अध्याय 5 में क्रियाकलाप 6 याद है, जिसमें हमने उस जल को गर्म किया था जिसमें नमक घुला हुआ था? हमने क्या पाया था? जल वाष्पित हो गया था तथा नमक शेष रह गया था। इस क्रियाकलाप में हमें यह बोध होता है कि गर्म करने पर जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और इस क्रियाकलाप से हम यह भी अनुभव करते हैं कि जलवाष्प अपने साथ लवण को वहन नहीं करती।
वह इस प्रकार बनी जलवाष्प वायु का एक भाग बन जाती है जिसे प्रायः देखा नहीं जा सकता। हमने यह भी पाया है कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना अनिवार्य है। यद्यपि हमने यह देखा है कि खेतों, सड़कों तथा छतों तथा अन्य जमीनी क्षेत्रों से भी खेत जल जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है। अध्याय 5 में हमने यह भी उल्लेख किया है कि महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेरों के रूप में एकत्र हो जाता है। वाष्पन के लिए आवश्यक यह ऊष्मा जल को कहाँ से प्राप्त होती है, आइए इसका पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 2 एक जैसी प्लेट लीजिए। एक प्लेट को सूर्य के प्रकाश में तथा दूसरी को छाया वाले स्थान पर रखिए। अब इन दोनों प्लेटों में बराबर मात्रा में जल भरिए। जल का मापन के लिए आप किसी बोतल के ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि जल इधर उधर न छलके। प्रत्येक 15 मिनट पश्चात दोनों प्लेटों का परीक्षण कीजिए। क्या यह विलुप्त होता प्रतीत होता है? किस प्लेट का जल इसमें विलुप्त होता है? जल का वाष्पन के लिए इस ऊर्जा का स्रोत क्या है? इन दिनों दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों तथा झीलों, तालाबों में भरे जल में पड़ती हैं। खेत तथा अन्य भूमि क्षेत्र भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं। इसके फलस्वरूप सभी का जल निरंतर वाष्पन के परिवर्तन होता रहता है, तथापि जल में घुले लवण शेष रह जाते हैं। क्रियाकलाप 2 में हमने यह भी देखा कि छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट में भी जल विलुप्त हो गया है, यद्यपि इसमें अधिक समय लगता है। क्या सूर्य के प्रकाश में की ऊष्मा यहाँ पहुँच जाती है? हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर वायु भी गर्म हो जाती है। गर्म वायु छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। इस प्रकार जल के सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की क्रिया होती रहती है। इसके फलस्वरूप वायु में जलवाष्प निरंतर मिल जाती है, तथापि जल का वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया है। इसी कारण कि जल में भरी किसी बाल्टी से जल की इस क्षति को बहुत कम देखा जाता है। सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है। जल को किसी बर्नर पर गर्म करने पर वाष्पन और अधिक तेजी से होता है। क्या जलवाष्प को वायु में अंतरित होने का अन्य कोई उपक्रम भी है? पौधों द्वारा जल की क्षति। आपने अध्याय 7 में पढ़ा है कि सभी पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे इस जल वाष्प को, आइए जरा इसको पढ़ लेते हैं फिर आगे देखते हैं। बुजुर्ग वाष्पोत्सर्जन के विषय में पढ़ता रहा है। उसने स्वयं से पूछा, 1 किलोग्राम गेहूं देने वाले गेहूं का पौधे से वाष्पोत्सर्जन द्वारा कितने जल की क्षति होती है? उसने पता लगाया कि यह क्षति लगभग 500 लीटर होती है, जो कि अनुमानतः बड़े आकार की 25 बाल्टियों में भरे जल के बराबर है। क्या अब आप यह कल्पना कर सकते हैं कि वनों, फसलों तथा घास के मैदानों द्वारा कुल मिलाकर जल की कितनी मात्रा की क्षति होती है? 500 लीटर में 25 लीटर भरे जल के बराबर क्षति होती है। सोचिए कितना, मतलब 1 किलोग्राम गेहूं देने वाले गेहूं के पौधों से वाष्पोत्सर्जन कितने जल की क्षति करता है। 1 किलो गेहूं अगर आपको चाहिए, उतने जगह के एरिया पे जितना पौधा लगा हुआ है गेहूं के, उसमें 500 लीटर का जल जो है वो यूज होता है, मतलब लगभग 25 बाल्टी। आइए आगे बढ़ते हैं। जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। पौधे इस जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जलवाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। तथा क्या आपको अध्याय 7 का वह क्रियाकलाप 4 याद है जिसमें आपने पत्तियों द्वारा जलवाष्प का वाष्पोत्सर्जन का प्रेक्षण किया था? वायु में जल वाष्पन और संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो गया? नहीं, यह हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, जैसा कि हम देख पाएंगे। बादल कैसे बनते हैं? क्रियाकलाप 3। जल में आधा भरा गिलास लीजिए। गिलास को बाहर से सूखे कपड़े से पोंछिए। जल में कुछ बर्फ डालिए। 1 या 2 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। गिलास के बाहरी पृष्ठ में होने वाले परिवर्तनों का प्रेक्षण कीजिए। गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कहां से आती हैं? बर्फयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडी कर देती है और जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। संघनन के इस प्रक्रम को हमने अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में देखा था। पहेली ने सर्दियों में प्रातःकाल घास की पत्तियों पर ओस की बूंदें देखी।
क्या आपने भी कभी शीत ऋतु में प्रातःकाल पत्तियों या धातु के पृष्ठों पर लोहे की ग्रिल अथवा दरवाजों पर इस प्रकार की ओस की बूंदें देखी हैं? क्या यह भी संघनन के कारण है? क्या आपने गर्मियों में भी प्रातःकाल ऐसा होते देखा है? जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। संघनन क्या होता है भाई? कंडेंसेशन, मतलब पानी जो है वो क्या होता है, मतलब जो हवा में मॉइस्चर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पानी की बूंदों में। ये कैसे होता है? जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं तापमान क्या होने लगता है? कम होने लगता है। अपन ने बढ़ा था, मतलब जमीन से जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जाता है? कम होता जाता है। और कम टेम्परेचर होने के बाद क्या होता है? वहां पर वायु जो होती है वो क्या होती है? ठंडी होना शुरू होती है, और एक टेम्परेचर के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है? बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे पानी गिरने लगता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन यानी संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। ये ही छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती हैं उसे बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े अमाप की जल की बूंदें बनाती हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, है ना? कंडेंसेशन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। सर्दियों में प्रातःकाल धरती के पास बूझों ने कोहरा देखा। वह विचार कर रहा था कि क्या यह भी ठंडी धरती के पास जलवाष्प का संघनन है? आप क्या सोचते हैं? इसमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वे नीचे की ओर गिरने लगती हैं, और इन गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में यह ओले या हिम के रूप में भी गिर सकती हैं। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवायु में चला जाता है और बादल बनते हैं, और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती में वापस आ जाता है। तो क्या होता है? जो वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में कहाँ चला जाता है? वायु में मिल जाता है। बादल इससे बनने लगते हैं, और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में ये पुनः धरती पर आ गिरते हैं। पुनः महासागरों की ओर। वर्षा तथा हिम के रूप में पृथ्वी के विभिन्न भागों में आए जल का क्या होता है? प्रातः समस्त भूपृष्ठ महासागरों के तल से नीचे है। वर्षा तथा हिम के रूप में भी भूमि पर गिरा अधिकांश जल अंततः महासागरों में वापस चला जाता है। यह विभिन्न ढंगों का होता है। पर्वतों पर हिम पिघलकर जल बन जाती है। यह जल पहाड़ों से झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे गिरता है। कुछ जल जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है वह भी नदियों और झरनों के रूप में बह जाता है। अधिकांश नदियां भूमि पर लंबी दूरी तय करती हैं और अंततः किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती हैं। तथापि कुछ नदियों का जल झीलों में बह जाता है। वर्षा का जल भी झीलों तथा तालाबों में भरता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है तथा मृदा में विलुप्त होता प्रतीत होता है। इस जल का कुछ भाग वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा वापस वायु में चला जाता है और शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता रहता है। इस जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। कुओं का भरण भौम जल से ही होता है। इसी प्रकार कुछ झीलों के जल का स्रोत भी भौम जल ही होता है। हैंडपंप या नलकूप से खींचा गया जल भौम जल से ही आता है। इन क्षेत्रों में अधिक हैंडपंप या नलकूप उपयोग होते हैं। वहां पर भौम जल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी खुदाई की आवश्यकता होती है। अति उपयोग के कारण भौम जल के स्तर की यह क्षति चिंता का विषय है। पहली एक चिंता को आपसे बांटना चाहती है। उन क्षेत्रों में जहां भूमि पर वनस्पति बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है, वहां वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां अधिकांश जमीन कंक्रीट से ढली होती है। ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है। अंततः भौम जल की उपलब्धता प्रभावित हो जाती है। वर्षा का बहता जल अपने साथ मृदा की ऊपरी पृष्ठ को भी बहा ले जाता है। अब हम यह जानते हैं कि भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल ओला तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाता है। इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वायु में जाता है और वर्षा, ओला और हिम के रूप में वापस लौट आता है।
और अंत में वापस महासागरों में लौट जाता है। जल के इस प्रकार के चक्रण को करने को जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जल चक्र। उसको समझाता हूं जल चक्र को। देखिए, हमने क्या हुआ, हमारे जो महासागर हैं वहां से बादल बने। बादल जो है वो हमारे इधर पर आकर क्या हुए, गिरना शुरू हुए पानी के रूप में, वर्षा अन्य चीजों के रूप में यहाँ से गिरे, और उसके बाद क्या हुआ, सभी जगह पर ये फैल गए। तो इससे क्या हुए, कुएं, तालाब, नदियां, जमीन के अंदर ये पानी पहुंचा, वाष्पन शुरू हुआ, वाष्पन से फिर क्या बना, बादल बने, बादल फिर यहाँ पर गिरे, और ये जो पानी है वो किस में बहकर मिला, नदियों में, और नदियों का पानी दोबारा किस में जाकर मिल गया, महासागरों में। और ये क्रम लगातार चलता रहता है, और इसी क्रम को कहते हैं अपन जल चक्र। यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा, वर्षा का समय, अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। संसार में कुछ भागों में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है, जबकि ऐसे स्थान भी हैं जहां पर वर्षा कुछ दिनों के लिए ही होती है। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है। विशेषतः गर्मी के दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। बहुत सी फसलों का बोया जाना मानसून के आने पर ही निर्भर है, परंतु अधिक वर्षा से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। भारी वर्षा से नदियां, झीलें, तालाब का स्तर का जल बढ़ जाता है, और ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन सकता है। यह खेतों, वनों, गांवों और शहरों को जलमग्न कर सकता है। हमारे देश में बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर, संपदा तथा मानव जीवन की अपार क्षति होती है। बाढ़, देखिए ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जहाँ पर बाढ़ आ जाती है तब वहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। जैसे घरों की छतों पर उनने अपनी मदद मांग रहे हैं, घर उनके डूब चुके हैं, ये घर पूरा डूब चुका है। हमारे जो जीव जंतु हैं जिनको हम पालते हैं, गाय, कुत्ते, बैल, बाकी सारी चीज़ें भी डूबने लगते हैं। ये व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा हुआ है, मदद मांग रहा है। ये स्थिति वर्तमान में कई बार जब मानसून आता है तो ये वाकई एज इट इज़ देखने मिलती है। हम इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए क्या प्रक्रम अपना सकते हैं? एक बहुत छोटी सी बात इसी जल के और बाढ़ को लेकर जो उठी थी, जिसमें मतलब ये सुझाव दिया गया था कि क्यों ना सभी नदियों को मिलाकर एक कर दिया जाए, जिससे क्या होगा, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भारत का सुधर सकता है। पर इस बात पर चर्चा वर्तमान में और पूर्व में भी चलती आई है, और होने वाले निष्कर्ष को भविष्य में हम अगर देखेंगे तो जरूर उस पर चर्चा करेंगे। और आपके क्या सुझाव हैं इस बात पर, मैं आपसे जरूर चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि क्या वाकई ड्रेनेज सिस्टम को इस तरीके से सुधारा जा सकता है कि यदि सारी नदियों को एक साथ मिला दिया जाए तो क्या भारत के ड्रेनेज सिस्टम को सही कर लिया जाएगा। यहाँ वहाँ जो नदियाँ तथा तालाब जो प्रदूषित हो रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा इशू यमुना नदी के गंदे पानी को लेकर उठता है, क्या वो सही हो जाएगा? ये एक बड़े मुद्दे हैं जिन्हें छोटे मुद्दों और बड़े मुद्दों से मिलाकर एक किया जा सकता है। पर इन मुद्दों पर विशेष चर्चा जो है वो आपके, हमारे सभी लोगों के सहयोग से पूर्ण होगी। और आप इस पे कोई चर्चा करना चाहें तो हम और आप अवश्य करें, पर आपके एटमॉस्फेयर में जो लोग हैं उनसे भी ये चर्चा करें कि क्या हमारे भारत की समस्त नदियों को मिलाने से ड्रेनेज सिस्टम सुधर सकता है अथवा नहीं। बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी बह जाते हैं। प्रायः जब बाढ़ का जल उतरता है तो ये जलाशय जीव जल मार्ग में फंसकर मर जाते हैं। वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करती है। यदि काफी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है, अकाल आएगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में एक वर्ष या उससे अधिक समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन द्वारा मृदा से लगातार जल की क्षति होती रहती है, क्योंकि यह वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए मृदा सूख जाती है और उस क्षेत्र में तालाब और कुओं से जल का स्तर गिर जाता है और उनमें से कुछ सूख भी जाते हैं। भौम जल की भी कमी हो जाती है, इससे सूखा पड़ जाता है। सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। कदाचित आपने हमारे देश या संसार के कुछ भागों में पड़े सूखों के बारे में सुना होगा। क्या आपको जानकारी है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? इन परिस्थितियों में पशुओं और वनस्पतियों का क्या होता है? अपने माता पिता तथा पड़ोसियों से चर्चा करें अथवा
मैं समाचार व मैगजीन में पढ़कर इसके बारे में पता लगाने का प्रयास करें। हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। जल के संरक्षण में हमारी एक बहुत बड़ी भूमिका है और हमें इसको महत्ता के साथ उपयोग करना चाहिए कि हमें संरक्षित जल को किस तरीके से करना है। यदि आप किसी घरों में रहते हैं तो एक सरकार के द्वारा हमारे पास जो है वो कई सिस्टम लागू किए गए हैं कि जो छत में जो पानी आता है, जब बरसात का पानी होता है, तो हम उसको किस विधि के द्वारा अपने घर के मतलब संरक्षण वाले क्षेत्र में रख सकते हैं। तो उस विधि का आप मुझे नाम बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधे, जंतुओं तथा मनुष्यों के प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। अधिकांश जल महासागरों में जिसे सीधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जब भौम जल का स्तर अधिक गिर जाता है तथा भौम जल का और अधिक उपयोग नहीं कर सकते हैं तो पृथ्वी पर जल की कुछ मात्रा समान रहती है, परंतु उपयोग में लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है। अति उपयोग के कारण घटती जाती रही है। जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है। जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। बहुत से नगरों में जल भरने के लिए लंबी कतारें को देखना एक साधारण दृश्य है। खाने की वस्तुओं के उत्पादन और खाद्य उद्योग में जल की अधिकता मात्रा का प्रयोग हो रहा है। इन्हीं कारणों से संसार के बहुत से भागों में जल की कमी हो गई है। इसलिए यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए और हम सावधानी बरतें जिससे जल क्या ना हो, व्यर्थ ना हो। देखिए एक कितना जो दृश्य है, एक नल है और उसमें नंबर ऑफ लोग क्या है अपने अपने बर्तन रखे हुए हैं लाइन से, जिस जब उनका वक्त टाइम आएगा तो उनका नंबर आने पर उन्हें पानी मिलेगा। पर ये पानी उन्हें कितना मिलता है? वाकई में कुछ घर ऐसे भी होते हैं जिनके परिवार भले 10 लोगों का हो परंतु उसको 1 या 2 बाल्टी पानी ही नसीब हो पाता है। वो अपने घर का भरण पोषण कैसे करते होंगे? ये जल की समस्या यदि विकराल होती है तो कितनी बड़ी संकट को लेकर जन्म लेती है, ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इन चीज़ों के निदान के लिए भारत सरकार और सभी लोग इस चीज़ में बढ़ चढ़कर मदद करते हैं, हिस्सा लेते हैं, परंतु सुधार किस तरीके से किया जाए इस बात को हमेशा एक प्रश्न चिन्ह के रूप में देखा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्षा के जल का संग्रहण। वर्षा के जल को एकत्रित करना और उनका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करके या वर्षा जल संग्रहण करके, वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यह है कि जल जहां गिरे वहीं एकत्र कीजिए। वर्षा के उस जल का क्या होता होगा है जो ऐसे क्षेत्र में गिरता है जहां अधिकांश क्षेत्र में कंक्रीट की सड़कें या मकान होते हैं। यह नालियों में बह जाता है। क्या ऐसा नहीं है कि इस प्रकार वर्षा जल का कुछ भाग बहकर नदियों या झीलों तक पहुंचता है जो कि बहुत दूरी पर हो सकते हैं, क्योंकि यह जल हमारे चारों ओर भूमि में वापस नहीं गया है। अतः इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता होती है। वर्षा जल संग्रहण की यहाँ 2 तकनीकों का उल्लेख किया गया है। छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है और इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं। इन्हें उपयोग करने के पहले निस्यांदित करना आवश्यक है। यह जल का भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे में ले जाया जा सकता है, जहां से यह मिट्टी में रिसाव द्वारा भौम जल की पुनः पूर्ति करेगा। एक दूसरा विकल्प है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्र वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचा दिया जाए। दोस्तों ये बहुत अच्छा चैप्टर था जिसे हमने पढ़ा। इसके मुख्य बिंदु थे, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। बादल, संघनन, सूखा, वाष्पन, बाढ़, ओला, महासागर, वर्षा जल संग्रहण, हिम, जलवाष्प, जल चक्र। इन सभी बातों पर एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को एक एक लाइन में लिखने का प्रयत्न करिए और प्रयत्न करने के लिए आवश्यक है कि जो मैंने ऊपर पढ़ाया उनको अपनी नोटबुक में लिखिए। विश्वास मानिए दोस्तों, यही छोटे कदम आपको बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे और हम और आप किस तरीके से ऊंचाई पर पहुंचेंगे इसको समय रहते आप अवश्य देखिएगा। आइए छोटे से सार के बारे में देखते हैं। जल जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन
से जल वाष्प मिलती रहती है। जल वाष्प वायु में संघनन होकर छोटी छोटी बूंद बनाती है जो बादल जैसी दिखाई देती है। बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम अथवा ओले के रूप में गिरती है। वर्षा, ओले तथा हिम नदियां झीलों, तालाब, कुओं तथा मिट्टी के जल को पुनः पूर्ति करते हैं। महासागर तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने पर सूखा पड़ जाता है। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसलिए विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। इसके अलावा जो दिया हुआ है प्रस्तावित परियोजना, जरिए इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। 3 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिसमें आप जल बचा सकते हैं। प्रत्येक क्रियाकलाप को कैसे करेंगे उसका उल्लेख करिएगा। किसी पत्रिका या पुराने समाचार में हाल ही में आई बाढ़ या सूखे के चित्र एकत्र करके अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपकाइए। उस क्षेत्र में रहने वाले मनुष्यों से जिन समस्याओं का सामना किया उस पर कुछ पंक्तियां लिखिए। जल की बचत के उपायों पर एक पोस्टर बनाइए और उसे अपने विद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करिए। जल की बचत के विषय में आप अपने स्वयं के कुछ नारे जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी लेवल का वर्क था जिसे अपन को करना चाहिए, समझना चाहिए। ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ा, ये एनसीईआरटी के अध्याय 14 में जल का चैप्टर था जिसे विज्ञान विषय में था, और ये कक्षा 6 का पाठ्यक्रम था जिसे हमने कंप्लीट किया। ऐसे ही अच्छे पाठ्यक्रमों को हम आपके पास लगातार लाते रहेंगे और यह एनसीईआरटी का क्रम लगातार जारी रहेगा जब तक कुछ खास नया नहीं है। दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।